गेट खोला। जी कहिए। जी मुझे गौरी दत्त जी से मिलना है। जी हाँ आइए बैठिए। होगा कोई? हाँ जी बोलिए, मैं ही गौरी दत्त हूँ। जी नमस्कार नमस्कार। जी ये बच्चा, अरे ये तो मेरा भतीजा है। जी हाँ, मैं यही आपको देने आया हूँ। ये लीजिए। और सर 5,000 रुपये तो अब मुझे आप देंगे ना? वेलकम टू दीपक लॉ क्लासेस। स्टार्ट करते हैं। एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड ऑफर। आज का टॉपिक होगा हमारा एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर। कल की क्लास में भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि ऑफर जो शब्द है, ऑफर जो वर्ड है, वो इंग्लिश लॉ में है। इंडिया में जो इसका जो वर्ड है वो है प्रपोजल। यहाँ वो बोला जाता है ऑफर, और जब हम बात करें अपने इंडिया की तो यहाँ पे ये कहलाता है प्रपोजल। और जो ऑफर करता है वो ऑफरर। और यहाँ क्या बोला जाएगा? प्रपोजर या प्रोमीजर। प्रपोजर या से प्रोमीजर भी कह सकते हैं। और जिसको ऑफर किया जाता है दैट्स कॉल्ड ऑफरी। और यहां क्या बोला जाएगा? प्रपोजर तो हो जाएगा प्रपोजी। प्रोमीजर इसको कहते हैं तो इसको बोलेंगे प्रोमीजी। क्योंकि पूरे इंडियन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर आपको ये वर्ड्स नहीं मिलेंगे। आपको मिलेगा तो ये मिलेगा प्रपोजल, प्रोमीजर, प्रोमीजी। आपको ये वर्ड्स मिलेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। ये कई बार इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है। अच्छा बताइए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऑफर कहाँ लिखा है? तो ज़्यादातर बच्चे बोल देते हैं सेक्शन 2A में, जबकि सेक्शन 2A में कहीं भी ऑफर नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स होंगे इसके। तो सबसे पहली बात तो ये कि आप ऑफर कर रहे हैं, दो पार्टीज के बीच में जो ऑफर और एक्सेप्टेंस की बात हो रही है, तो भाई अगर कोई एक पार्टी दूसरे को ऑफर करता है तो उसका इंटेंशन कैसा होना चाहिए? उसका इंटेंशन होना चाहिए कि वो लीगल रिलेशन के अंदर बंधना चाहता है उन दोनों के बीच में। तो सबसे पहला पॉइंट ही ये इंपॉर्टेंट हो गया कि ऑफर के पास एन ऑफर मस्ट बी वन कैपेबल ऑफ creating legal relationship between the parties. Intention to create legal relationship. Intention to create legal relationship between them, between the parties. Between the parties. अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कुछ कहता है, कोई बात करता है उससे, और बाद में उन दोनों में से कोई उस बात को पूरा नहीं करता, तो इसका मतलब ये नहीं है हमेशा कि उन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया था और एक पार्टी ने अपने ऑब्लिगेशन को पूरा न करके कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया। अगर ऐसी बात है, क्योंकि कई बार एक पार्टी दूसरी पार्टी को ये भी कैजुअल जो उसके स्टेटमेंट्स होते हैं वो ऐसे बोल देते हैं, तो यहाँ पर आपको यही ध्यान रखना है। हम ये देखने जा रहे हैं कि एक व्यक्ति ने जो बात बोली है क्या वो ऑफर की डेफिनेशन में आएगा? क्या उसे प्रपोजल माना जाएगा? कहीं वो कैजुअल स्टेटमेंट तो नहीं है? कैजुअली जो बोल दिया जाता है पति पत्नी के बीच में तो न जाने कितनी बातें हो जाती हैं। अब पति अगर अच्छा खाना खाना चाहता है तो वो ये बोलता है कि हाँ अरे वाह आज आपने खाना मुझे बहुत बढ़िया खिलाया, हम तो आपको मूवी दिखाएंगे। अब खाना वाना खाने के बाद जब पत्नी बोलती है कि चलो हम तो रेडी हो गए, चलो मूवी देखने चलते हैं, बोले कि अरे चले जाएंगे, सो गया। क्या मूवी देख ली मूवी। तो फिर
पत्नी ने जाके कोर्ट में केस कर दिया। बोले साहब इन्होंने प्रॉमिस किया था, इनकी तरफ से ये ऑफर था कि अच्छा खाना खिलाओगे, हम मूवी दिखाएंगे। अब हमने इनको अच्छा खाना खिलाया, ये हमको मूवी नहीं दिखा रहे हैं, या हम तुम्हें एक बढ़िया सी साड़ी ला के देंगे। अरे क्या हो रहा है ये तो एक कैजुअल स्टेटमेंट्स हैं भाई, जो एक चलता है, होता है। एक पति पत्नी आपस में बात करते हैं इस तरह से, इस चीज को लेकर के आप कोर्ट में चले जाओगे। चलिए, तो इंपॉर्टेंट केस लॉ क्या है सर, इस वाले पॉइंट को, ये पॉइंट तो हमें समझ में आ गया कि दो पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं, एक पार्टी ने वैलिड ऑफर किया था कि नहीं। तो ये चीज़ देखी जाएगी कि उन दोनों का इंटेंशन जो है वो लीगल रिलेशनशिप में बंधने का था या नहीं था। इंटेंशन को हिंदी में बोलते हैं आशय। और सबसे टिपिकली चीज़ ये होती है कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के अंदर, इंटेंशन को जानना, टू नो द इंटेंशन। अब इंटेंशन कैसे पहचानोगे? सो for knowing the intention of the parties, whether they want to be bound in a legal relationship or not, it depends on the facts and circumstances of each case. वह हर प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है, उनकी स्थितियों पर निर्भर करता है कि क्या इनके बीच में इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का था या नहीं। अब इस इंटेंशन को कौन जांचेगा? इस इंटेंशन को कोर्ट देखेगी। एक बहुत ही चर्चित मामला कोर्ट के सामने पहुंचा था, और ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, एमसीक्यूज में तो ये अधिकतर पूछा जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस रिलेट्स विद द इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज। निम्न में से कौन सा मामला पक्षकारों के विधिक संबंध स्थापित करने के आशय से किया जाता है? कौन सा मामला संबंध रखता है? तो वहां आपको 4 ऑप्शंस दे देंगे, 4 केस लॉज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस केस का नाम आप सबसे पहले लिख लीजिए। यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट केस लॉ है वो है बालफोर वर्सेस बालफोर। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है। क्या हुआ था इस केस लॉ में सर, ये भी बता दीजिए। देखिए, बालफोर ये पति पत्नी है। अब ये वैसे तो ये जो मामला है ये 1919 का है, ठीक है, और विदेशी है। हम इसे समझने के लिए बहुत ही आसान शब्दों में समझते हैं कि ये जो मिस्टर है और एक है मिसेस, तो मिसेस ने मिस्टर के ऊपर केस किया है। लेकिन कहानी क्या थी? कहानी ये थी कि ये दोनों मिस्टर एंड मिसेस घूमने के लिए जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं। ये जॉब करते हैं या ये बिजनेस करते हैं, आप तो ये मान के चलिए। तो इन्होंने छुट्टियां सैंक्शन करी थी कि भाई 10 दिन के लिए हम लोग छुट्टी ले रहा हूँ मैं। ओके ठीक है, लीव ले लीजिए आप। और दोनों जाते हैं, सपोज शिमला मान लीजिए आप, हम इसको एक इमेजिनरी फैक्ट्स ले लेते हैं, और ये जाते हैं और वहाँ से 10 दिन बाद जो मिस्टर बालफोर हैं वो अकेले लौट के आ जाते हैं। अब आप कहेंगे कि इसकी मिसेस कहाँ रह गई? तो मिसेस तो शिमला में ही रह गई। क्यों रह गई? क्योंकि वो बीमार हो गई। ये बीमार हो गई थी तो मिस्टर ने मिसेस बालफोर को हॉस्पिटल में एडमिट कराया था और कहा कि तुम्हारा अभी इलाज में बहुत समय लगेगा, तुम यहीं रहो, मुझे वापस से ड्यूटी ज्वाइन करनी है, और तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हें हर हफ्ते 5,000 रुपया भिजवाता रहूँगा, या हर महीने, इससे इट डजंट मैटर। कहने का मतलब है कि पति ने अपनी पत्नी को कहा कि तुम यहाँ अपना इलाज कराओ, मैं तुम्हें हर हफ्ते 5,000 रुपया भिजवाता रहूँगा, 10,000 रुपये भिजवाता रहूँगा, या महीने में जाता रहूँगा। पत्नी बोली ठीक है। पति अपने घर वापस आ गया और वहाँ अपनी जॉब में जाने लगा।
तो एक हफ्ते तो उसने भिजवाया, लेकिन बाद में वो अपने काम में इतना बिजी हो गया कि वो अपनी मिसेस को पैसे भिजवाना भूल गया, उसने नहीं भिजवाए। आप सोचिए, पति ने जब पत्नी को ये कह दिया कि मैं तुम्हें हर महीने इतने पैसे दूंगा, और जब पत्नी को वो पैसे एक बार मिल जाए और अगली बार ना मिले, तो सोचिए उसका क्या हाल होगा। तो यह हाल एक पति ही समझ सकता है कि उसके संग क्या होगा। लेकिन मिस्टर बाल्फोर कुछ ज़्यादा ही अजीब थे। उनके साथ तो देखिए मामला कोर्ट तक पहुंच गया, और पत्नी कोर्ट में पहुंच गई, और वहां से नोटिस आता है और उसको वापस कोर्ट में बुलाया जाता है। मामला क्या है, बात क्या है? बोले साहब, हम दोनों के बीच में कांटेक्ट हुआ। बोले कांटेक्ट हुआ? कांटेक्ट हुआ कि नहीं हुआ ये तो मैं डिसाइड करूंगा, पहले आप बताइए क्या सबसे पहली चीज क्या होती है कांटेक्ट में? चलिए जल्दी से लिख करके बताइए, सबसे पहली चीज कांटेक्ट के अंदर क्या होती है? और जवाब आया ऑफर होना चाहिए। वेरी गुड, सबसे पहला काम ही ऑफर का है, प्रपोजल होना चाहिए। तो कोर्ट ने पूछा हाँ मुझे पूरी बात सुनाओ। तब उसकी पत्नी ने कोर्ट को ये बात पूरी बात बताई कि देखिए हम दोनों घूमने गए थे। जैसा बोले अच्छा ठीक है, फिर क्या हुआ? बोले फिर ऐसा हुआ हम बीमार पड़ गए, ये वहाँ से आ गए, इन्होंने कहा कि मैं तुम्हें हर महीने इतने रुपए पहुँचाता रहूँगा। एक बार पहुँचाया, बाद में नहीं पहुँचाया। कोर्ट ने कहा कि भाई देखो ये तो पति पत्नी के मामले हैं, इसमें कहीं भी ये शो नहीं हो रहा था कि मिस्टर बाल्फोर आपके साथ एक लीगल रिलेशनशिप, इनका इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप में बंद करने का था। इनका इंटेंशन ऐसा नहीं था। आपको क्या करना है इतना ज़्यादा डेप्थ में जाके? आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी सी बात समझनी है, क्योंकि कोर्ट ने कहा कि भाई ये तो कैजुअल स्टेटमेंट्स हैं। मैं खुद कई बार अपनी पत्नी से क्या नहीं क्या क्या वादे कर लेता हूँ, अब वो पूरे नहीं हो पाते तो इसका मतलब है कि वो हमारे ऊपर मुकदमा कर देगी। अरे ऐसा तो चलता रहता है भाई। तो इस मामले में आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस रिलेट्स विद द इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज? तो आंसर होगा बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर, ये आपको ध्यान रखना है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। एक और लेके चलते हैं, एक और इंपॉर्टेंट केस लॉ है इसमें, मेरिट वर्सेस मेरिट। इसको भी लीजिए, MERIT वर्सेस मेरिट, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस केस में क्या हुआ? हस्बैंड और वाइफ दोनों एक बिल्डिंग के जॉइंट ऑनर्स थे, और उन्होंने वह सब्जेक्ट टू मॉर्गेज टू ए बिल्डिंग सोसाइटी, उसने मॉर्गेज रखा हुआ। द हस्बैंड लेफ्ट हिज वाइफ एंड साइंड ए नोट, तो वो वहां से छोड़ के चला गया हस्बैंड, उसने एक नोट लिख करके दे दिया। क्या लिख के दिया? क्योंकि भैया आपने मॉर्गेज लोन ले रखा है, आपको पेमेंट तो करना पड़ेगा ना। और वो हस्बैंड और वाइफ दोनों के नाम है, जॉइंट ऑनर्स है उस प्रॉपर्टी के, उस पर आपने मॉर्गेज लोन ले रखा है। अब हस्बैंड वहां से पीछे हट रहा है, तो हस्बैंड ने एक नोट लिखा दैट द वाइफ विल पे ऑल आउटस्टैंडिंग अमाउंट, कि जो भी कुछ बचा हुआ अब अमाउंट है वो मेरी पत्नी आपको पे कर देगी इन रेस्पेक्ट ऑफ द हाउस। अब बात आई, बाकी जो भी अमाउंट बचा हुआ है वो पत्नी पे करेगी, हस्बैंड तो कुछ पे नहीं कर रहा, ऐसा उसने लिखा। इन रिटर्न आई विल एग्री टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इनटू योर सोल ओनरशिप, और उसने अपनी लिख करके दे दिया कि इसके बदले में मैं इस बिल्डिंग की जो पूरी स्वामित्व है, सोल ओनरशिप, मैं तुमको दे देता हूं। ठीक है, अब मामला बस यहीं पे ख़त्म होता है। अब इसके आगे हम स्टोरी बना लेते हैं। हुआ ये होगा कि वाइफ ने सारी इंस्टॉलमेंट्स पे कर दी, और हस्बैंड जो है वो
उसको मकान उसी के नाम नहीं कर रहा है, नहीं। फिर आगे ये हुआ होगा कि वो कोर्ट में चली गई होगी और कोर्ट में जाकर के कहती है जज साहब ऐसे इस मकान था, इस मकान के हम दोनों जॉइंट ओनर थे, उसके बाद इसको हमने मॉर्गेज रख करके पैसा लिया, मेरे पति ने ये कहा कि इतना तो पैसा हम दे चुके हैं, बाकी के जो भी अमाउंट बचा हुआ है चुकाने का वो तुम चुका दो, बदले में मैं तुम्हें ये मकान तुम्हारे नाम कर देता हूँ। और जज साहब अब ये देने से मना कर रहे हैं। हस्बैंड ने ये कहा होगा कोर्ट में कि जज साहब ऐसी बातें तो होती रहती हैं, जज साहब आप तो जानते ही हो, अबे इतनी हिम्मत कैसे होगी तेरी जज साहब से ऐसे बात करने की, मेरे साथ क्या होता है क्या नहीं होता है, हु आर यू टू आस्क टू मी, तू बता क्या ये बात सच है कि हाँ। तो जज साहब ने उसकी पत्नी से कहा कि भाई आप मुझे वो बताइए इसने ये बात कहाँ लिखी हुई है। बोले ये देखिए ये लिखा हुआ है। तो जज साहब के सामने जब ये मामला पहुंचा तो जज साहब ने इस तरह से इससे इंटरप्रेट किया कि हाँ पति ने ये लिख करके सारी बात रखी है कि बाकी की किस्तें तुम चुका देना, मैं तुम्हें इस मकान का सोल ऑनरशिप तुमको ट्रांसफर कर दूंगा, तुम्हें दे दूंगा। तो कोर्ट का ये मानना हुआ इस मामले में कि पति और पत्नी के बीच इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप बनाना ही था, इसलिए हस्बैंड इस मामले में बाउंड है कि वो इसकी ऑनरशिप को ट्रांसफर करे। अब आपके सामने दो केस आ गए और दोनों पति पत्नी के हैं, ये बालफोर वर्सेस बालफोर, मेरिट वर्सेस मेरिट, दोनों। अब आप सोचेंगे कि सर अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से किस मामले में इंटेंशन को, निम्न में से कौन सा मामला इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप से संबंध रखता है, तो सर ये भी रख रहा है ये भी रख रहा है, तो अभी दो ऑप्शन और है, हो सकता है एक में बोथ आ जाए और एक में आ जाए नन ऑफ दीज। तो आंसर हम लिखेंगे बोथ, क्योंकि दोनों में इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप से रिलेट कर रहा है। अब कैसा रिलेट कर रहा है, कैसा रिलेट कर रहा है, अब इस बात को ध्यान से सुनिएगा। सर बालफोर वर्सेस बालफोर में तो इसमें तो ये नहीं माना, नो, और मेरिट वर्सेस मेरिट के अंदर इस बात को मान लिया गया। अब दोनों मामले इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप से संबंध रख रहे हैं, तो एग्जाम में इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है, which one of the following case, in which one of the following case the court consider that the intention to create legal relationship between the parties, कि निम्न में से किस मामले में न्यायालय ने ये माना कि पार्टीज के इंटेंशन आपस में लीगल रिलेशनशिप बनाने का था। अब आपके सामने दोनों मामले आ गए। कई बार बच्चे इस प्रश्न की लैंग्वेज को समझ नहीं पाते, उसकी भाषा समझ नहीं पाते, और उनको ये लगता है कि कोर्ट वो ये पूछ रहा है कि कौन से केस लीगल रिलेशनशिप से संबंधित हैं। तो बोले इसमें सी ऑप्शन है, ये ए ये बी, और सी ऑप्शन था बोथ, और डी था नन ऑफ दिस। तो मैंने कहा क्या करके आए आप? बोले सर आपने ही तो बताया था सी करके आ गया। अरे भाई जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उसे ढंग से पढ़ो तो सही। उसने क्या कहा है? उसने कहा है कि इंटेंशन टू लीगल रिलेशनशिप माना गया। वो कौन सा केस है? तो बालफोर वर्सेस बालफोर में नहीं माना गया। इसके अंदर तो यह कहा कि नहीं भैया, ऐसे न जाने कितने पति पत्नी आपस में बातें करते रहते हैं, लेकिन मेरिट वर्सेस मेरिट के अंदर माना गया कि आपका इंटेंशन आपस में एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही बंधने का था। तो एक सबसे पहली चीज मैंने आपको एसेंशियल लिखाया। तो वैलिड ऑफर के लिए क्या एसेंशियल है कि पार्टीज का आपस में इंटेंशन कैसा होना चाहिए? लीगल रिलेशनशिप में बंधने का। बालफोर वर्सेस बालफोर के अंदर क्या हुआ? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप माना गया या नहीं माना गया? नहीं माना गया। मैरिड वर्सेस मैरिड में क्या हुआ? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप माना गया या नहीं माना गया? माना गया। इस तरह से
एक पॉइंट से रिलेट करने वाले दो केस हैं, लेकिन दोनों में जजमेंट अलग है, और यहीं पे गलती हो जाती है। इसलिए आंसर पता होने के साथ साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि ये पूछ क्या रहा है। और यहां आपका पहला पॉइंट मैं यहां पे कंप्लीट करता हूं। सेकंड पे चलते हैं। द टर्म्स ऑफ एन ऑफर must be certain। ऑफर जो टर्म्स है, उसका जो बोलने का तरीका है, जो निश्चित हुआ है आप दोनों के बीच, वो कैसा होना चाहिए? सर्टेन होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। इस पॉइंट को डिस्कस करने के लिए आपको जाना होगा सेक्शन 29 के अंदर। आपको सेक्शन 29 निकालना होगा सर। चलिए, कल की क्लास में बताया था मैंने आपको बताना है, जल्दी से बताइए। सेक्शन 29 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का किस हेडिंग के अंदर आता है? जल्दी से, किस हेडिंग के अंदर? मैंने ये 29 का हेडिंग नहीं पूछा, आपको पूछा है कि 29 जो नंबर का जो सेक्शन है वो किस हेडिंग के अंदर आता है? सेक्शन 29 किस हेडिंग के अंदर आता है? वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये जो पॉइंट है, द टर्म्स ऑफ एन ऑफर मस्ट बी सर्टेन, और सेक्शन 29 के अंदर ये आपको उसको मिलेगा, और ये हेडिंग है वॉइड एग्रीमेंट का। और वॉइड एग्रीमेंट के सेक्शन कहां से कहां तक दिए हुए हैं? वॉइड एग्रीमेंट के का सेक्शंस कहां से कहां तक दिए हुए हैं, ये भी एमसीक्यूज में पूछा जाता है एग्जाम्स में। 24 से 30, एग्जैक्टली बिल्कुल सही है। 24 से स्टार्ट होते हैं और 30 तक होते हैं ये वॉइड एग्रीमेंट। उसमें आप सेक्शन 29 को स्टडी कर रहे हैं। 29 आइए, 29 क्या कहता है? 29 बात करता है एग्रीमेंट्स वॉइड फॉर अनसर्टेनिटी। वॉइड एग्रीमेंट्स का मतलब आप सब जानते ही हैं, प्रारंभ से ही शून्य है भैया, इसका कोई मतलब नहीं है। वॉइड फॉर अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता के कारण शून्य है। अनिश्चितता के कारण, निश्चित नहीं है, निश्चित होना चाहिए लेकिन अनिश्चितता के कारण शून्य है। एग्रीमेंट्स द मीनिंग ऑफ विच इज नॉट सर्टेन, वे करार जिनका अर्थ निश्चित नहीं है। एग्रीमेंट्स द मीनिंग ऑफ विच इज नॉट सर्टेन और कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन, और वो निश्चित होने की स्थिति में भी नहीं है, आर वॉइड। वे करार जिनका अर्थ निश्चित नहीं है या निश्चित किया जाना शक्य नहीं है, वो क्या कहलाते हैं? शून्य कहलाते हैं। सर कोई एग्जाम्पल? बिल्कुल, मैं क्या एग्जाम्पल दूंगा? एग्जाम्पल की लाइन तो 29 के अंदर दे रखी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके इलिस्ट्रेशन जो दिए हुए हैं उसी को लेकर के एग्जाम में पूछ लिया जाता है। देखिए, बिल्कुल क्लियर कर रहा है। ये कहता है ए एग्रीज टू सेल टू बी 100 टन्स ऑफ ऑयल। अच्छा, इसके इलिस्ट्रेशन भी कंफ्यूजिंग है, बेचारे बोल तो सही बात रहे, लेकिन जब एग्जाम में पूछा जाता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये इलिस्ट्रेशन ए है या बी है या सी है, कहां जाके फिट होगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ए एग्री टू सेल टू बी 100 टन्स ऑफ ऑयल। किसको? बी को। कितना? 100 टन्स ऑफ ऑयल। ठीक है। देयर इज नथिंग वट एवर टू शो व्हाट काइंड ऑफ ऑयल वाज इंटेंडेड। अब इसने कहा कि ए इस बात के लिए तैयार हो गया बी को 100 टन तेल देने के लिए, लेकिन ये चीज निश्चित नहीं करी गई कि किस प्रकार का तेल। 100 टन तेल भिजवा दीजिएगा। हाँ जी, 100 टन तेल भिजवा देंगे जी, कोई दिक्कत नहीं है। 10,000 रुपये लगेंगे जी। हाँ जी, बिल्कुल दे देंगे पेमेंट।
अब ए ने क्या किया, 100 टन तेल बी को पहुंचाया। अब अगले के घर में शादी थी और ए ने क्या पहुंचा दिया, मिट्टी का तेल, केरोसिन ऑयल पहुंचा दिया। क्या मतलब, अरे भाई साहब क्या भिजवा दिया आपने ये, अरे ये क्या भिजवा दिया, बोले कि भाई भिजवा दिया ना, 100 टन तेल भिजवा तो दिया, केरोसिन। अरे केरोसिन का क्या करना है भाई, लड्डू बनाऊं इस केरोसिन के अंदर। अरे तो आपने कौन सा बताया था, अरे आपको सोचना चाहिए था, अरे हमें क्या मालूम तुम क्या असली मंगा रहे हो क्या नहीं होगा। दो में तू में हो गई, मामला कोर्ट में पहुंचा। कोर्ट ने कहा भैया ये तो वॉइड एग्रीमेंट है, इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है। अरे जब ये बात निश्चित ही नहीं हुई, अगले ने तेल मांगा, आपने कहा भिजवा रहा हूं, भैया पता तो कर लो कौन सा तेल, क्या एक केरोसिन ही तेल होता है और कोई तेल नहीं होता। तो यहां आपको ये बात समझनी है कि ए 100 टन का तेल बेचने के लिए तैयार होता है, लेकिन यह निश्चित नहीं है कि कौन सा तेल, अनिश्चितता बन गई। इसलिए ये एग्रीमेंट कैसा हुआ, वॉइड एग्रीमेंट हो गया। क्या ये वैलिड ऑफर है कि भैया नहीं है, क्योंकि वो उसको ऑफर दे रहा है कि मैं 100 टन तेल भेज रहा हूं, बोला भेज दो, बोलो कौन सा तेल, कैसा तेल। बी देखिए, ए एग्री टू सेल टू बी 100 टन ऑफ ऑयल। सर अभी तो पढ़ा था ये, आगे पढ़ो क्या लिखा है, ऑफ ए स्पेसिफाइड डिस्क्रिप्शन known as an article of commerce, there is no uncertainty here to make the agreement void। यानी कि उसने कहा कि भैया 10 टन आप मुझे नारियल का तेल भिजवा दीजिए, सरसों का तेल भिजवा दीजिए। उसने स्पेसिफिकली बताया कि मुझे ये वाला चाहिए और उसने भिजवा दिया, या उसने पेमेंट नहीं किया, या उसने पेमेंट कर दिया, उसने तेल नहीं भिजवाया, जो भी है वट। मामला कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट ने कहा कि भाई जैसा पहले ये बता दीजिए वैलिड ऑफर है कि नहीं है। बोले भैया वैलिड ऑफर है। ये बात आप दोनों के बीच में बिल्कुल क्लियर है कि कौन सा तेल भिजवाना है। अब आपने दो एग्जाम्पल देखे, एक एग्जाम्पल आपने देखा जिसमें एक एग्जाम्पल तो आपने देखा कि ए ने बी को 100 टन कोई ऑयल सेंड कर दिया, लेकिन यहां पर नॉट स्पेसिफाइड, ये निश्चित नहीं है कि भैया कौन सा ऑयल। और दूसरा एग्जांपल आपने देखा कि ए ने बी को 100 टन ऑयल भेजा है और वो भेजा है सपोज कोकोनट। और तीसरा एग्जांपल अब आप देखिए, तीसरा एग्जांपल, तीसरे को भी देखिए, ए ने बी को 100 टन ऑयल भिजवाया और इसे वैलिड माना गया। अब आप ये सोचेंगे कि सर यही कहानी यहां पर इन दोनों की स्टोरी एक जैसी है, इसको तो आप यहां पर कोई स्पेसिफाइड नहीं था तो आपने कह दिया इट इज नॉट ए वैलिड ऑफर। और सर यहां इस एग्जाम्पल में भी कोई स्पेसिफाई नहीं है, फिर भी आपने कह दिया वैलिड है। तो इन दोनों में क्या फर्क है, सर कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। यहां पर भी ए बी को 100 टन माल बेच रहा है, यहां पर भी ए बी को 100 टन ऑयल दे रहा है, यहां पर भी स्पेसिफाइड नहीं है कौन सा, और यहां पर भी स्पेसिफाइड नहीं है कौन सा। और इसको तो कह दिया नॉट वैलिड, इसको कह दिया वैलिड। क्यों? तो आपको यहां क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से देखना है, जल्दबाजी मत करिएगा। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, वहां आपको यह मिलेगा कि इस वाले मामले में जो सेलर है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑयल में डील करता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑयल, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑयल उसमें डील करता है। तो जब कोई विक्रेता, कोई सेलर, उसके पास कई प्रकार के
ऑयल्स होंगे, तब ऐसी स्थिति में ये सर्टेन करना जरूरी है कि किस प्रकार के ऑयल की बात हो रही है। और यदि आपने ऐसी स्थिति में ये क्लियर नहीं किया कि किस तरह के ऑयल की बात हो रही है, तब हम इसे कहेंगे नॉट वैलिड ऑफर। अब आपसे मेरा क्वेश्चन है, ये वाली बात तो मैंने आपको बता दी, इसलिए इसे नॉट वैलिड का है क्योंकि डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑयल से कंसर्न करता है, डील करता है। अब आपसे ये मेरा क्वेश्चन है कि इस वाले एग्जाम्पल के अंदर भी, इस वाले एग्जाम्पल में भी कौन सा ऑयल देने की बात है वो मेंशन नहीं है, वो स्पेसिफाई नहीं है, उसके बावजूद इसे आप वैलिड ऑफर कह रहे हैं। तो बताइए आखिर ऐसी क्या बात हुई इसके अंदर जिसमें आप वैलिड ऑफर कह रहे हैं? आखिर ये सेलर, ये वाला जो सेलर है, इसमें ऐसी क्या खास बात है? ये जवाब आपको देना है, आखिर ऐसी क्या खास बात है। क्या खास बात है? ऐसी क्या खास बात है कि यहाँ पर ए ने ये स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन सा तेल वो सेल कर रहा है, फिर भी वो वैलिड है? क्यों? क्या लगता है आपको क्या हुआ होगा यहाँ? इसमें स्पेसिफिक एक ऑयल से डील करता है। एक्चुअली में बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर ये जो सेलर है, ये जो सेलर है वो एक स्पेसिफिक ऑयल, वो एक स्पेसिफिक ऑयल में ही डील करता है और उसका नाम हो गया कोकोनट। आपको मालूम है कि मिस्टर ए, ये जो विक्रेता है, जो सेलर है, उसके पास केवल नारियल का तेल ही मिलता है। हेलो, हाँ भाई साहब, एक पीपा तेल भिजवा देंगे? हाँ हाँ ठीक है, पेमेंट तो हम आप भिजवा दीजिए, हम आपको पेमेंट कर देंगे उसी वक्त। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, हाँ जी हाँ जी, ये लीजिए। क्या इसने ये बोला कि ये वाला तेल भिजवाइए? क्यों? क्योंकि वो जानता है कि मैं जिससे बात कर रहा हूँ, जिससे मैं तेल मंगा रहा हूँ, उसके पास केवल कोकोनट ऑयल में ही वो डील करता है, इसलिए स्पेसिफिक नहीं बताने पर भी वो ऑफर वैलिड ऑफर माना गया। बस इस पॉइंट में आपको यही समझाना था। चलिए, अब बात आती है कि सर इसमें कोई केस लॉ? बिल्कुल, आज की क्लास ही केस लॉस पर है, तो अब इसे हम यहाँ से हटा देते हैं। अब आपको एक केस लॉ बताते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉस चल रहे हैं, ध्यान रखना। चलिए, क्या है उस केस का नाम है GUTTING, गटिंग वर्सेस लेन। इस केस में हुआ क्या था? देखिए, इस केस को आप ध्यान रखें ना, तो देखो एफ गटिंग वर्सेस लेन में क्या हुआ कि ये जो मिस्टर लेन है, इन्होंने इससे एक हॉर्स परचेज किया, घोड़ा। लेन परचेज्ड अ हॉर्स फ्रॉम गटिंग। घोड़े को परचेज करते समय उसने प्रॉमिस किया टू अनदर हॉर्स, टू बाय अनदर हॉर्स, कि भैया मैं दूसरा घोड़ा भी खरीद लूंगा और $45 में उसके बदले में आपको दूंगा, इफ द हॉर्स प्रूव्ड लक्की, यदि ये घोड़ा मेरे लिए लकी सिद्ध हुआ तो। लेटर ही नाइदर परचेज अ सेकेंड हॉर्स नॉर पेड $45।
ना तो उसने दूसरा घोड़ा खरीदा, ना उसने पेमेंट किया। गटिंग सूट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द प्रॉमिस। गटिंग ने क्या किया, इसके ऊपर केस कर दिया, सूट फाइल कर दिया कि भैया ये घोड़ा खरीदे। तब इस मामले में कोर्ट ने कहा कि ये वाली बात, अगर वो मेरे लिए लकी क्रिएट होगा तो लकी प्रूव होगा, तो ये प्रूव्ड लकी। बोले ये जो चीज़ थी ये एक भ्रम डालने वाली बात थी, ये फालतू की बात थी। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में इस तरह से आप टर्म्स डिसाइड नहीं कर सकते कि यदि ये घोड़ा मेरे लिए लकी हुआ तो मैं ये परचेज कर लूँगा। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द लकी? सो द ऑफर वाज नॉट वैलिड। तो आप इस केस लॉ को लिख लीजिए। इस केस लॉ में वैलिड ऑफर नहीं माना गया, नो वैलिड ऑफर। आप ये भी साथ में लिखते रहना, किस में माना किस में नहीं माना। आइए आगे चलते हैं। ऑफर में बी स्पेसिफिक और जनरल। ऑफर में बी स्पेसिफिक और जनरल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑफर में बी स्पेसिफिक और जनरल। ऑफर में भी स्पेसिफिक और जनरल। प्रस्ताव जो है वो विशिष्ट भी हो सकता है और सामान्य भी हो सकता है। देखिए स्पेसिफिक ऑफर किसे कहते हैं? व्हेन द ऑफर इज मेड टू ए स्पेसिफिक पर्सन, दैट्स कॉल्ड स्पेसिफिक ऑफर। ए ने ऑफर किया किसको? बी को। तो ए ने किसको ऑफर किया? बी को। तो ए ने ऑफर किया एक स्पेसिफिक व्यक्ति को, इसलिए इसे कहेंगे स्पेसिफिक ऑफर। और अब बात आती है जनरल ऑफर का मतलब क्या होगा? जनरल ऑफर का क्या मतलब है कि ऑफर, जनरल ऑफर, ऑफर मेड टू ए, ऑफर मेड टू द पब्लिक एट लार्ज, पब्लिक एट लार्ज, इसे कहते हैं जनरल ऑफर। एक स्पेसिफिक व्यक्ति को ऑफर नहीं किया गया है, सबको क्या है। ए ने अब एक ऑफर दिया, वो बी के लिए, स्पेशल बी के लिए नहीं कहा, बल्कि उसने बहुत से लोगों के लिए कहा है। तो अब ये जनरल ऑफर कहलाता है, यानी कि ए ने ऑफर किया है और वो जनरल ऑफर। ए ने ऑफर कर दिया, जो कोई भी मेरे खोए हुए भतीजे को ढूंढ के लाएगा उसे 5,000 रुपये दूंगा। अब ये ऑफर किया ए ने, किसको किया? जनरल ऑफर है। जो कोई हमारी कंपनी के द्वारा बनाई गई टैबलेट्स को यूज में लेगा उसे इन्फ्लुएंजा नाम की बीमारी नहीं होगी। अब ये ऑफर कर दिया। और यदि किसी को हमारे कंपनी की टैबलेट खाने के बाद भी यदि वो बीमार हो जाता है तो हम उसे 1,00,000 रुपए देंगे, जो कि हमने इस बैंक में इस अकाउंट के अंदर जमा कर रखा है। अब ये ए ने क्या किया? ए ने एक ऑफर किया, किसको किया? सबको किया है। जो जो हमारी कंपनी की गोली खा रहा है, टैबलेट खा रहा है, भैया ये सबको ऑफर है। इसे कहते हैं जनरल ऑफर। सर कोई केस लॉ? डेफिनेटली केस लॉ। कौन सा केस लॉ है इस पर जो एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है? आप उस केस लॉ को लिखिए, और वो है जनरल ऑफर का केस लॉ है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, ये वाला है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। क्यों?
इसमें क्या हुआ, आइए ये सब आप जानते हैं। शुरू में जो लिखा गया है उसका क्या मतलब है, ये ही तो प्लेंटिफ है और ये कौन है, ये डिफेंडेंट है। तो प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट के ऊपर सूट फाइल किया, क्यों, आखिर हुआ क्या था। आइए एक छोटी सी स्टोरी जिसे हम समझने की दृष्टि से इसमें कुछ फेरबदल कर देते हैं। कौन सा बैंक था, कौन सी कंपनी का, क्या, इतना ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको साधारण शब्दों में इस केस को समझिए। कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, ये एक मेडिकल जो मेडिसिन है उसकी वो टैबलेट्स बनाती है, ठीक है। और इसकी ये टैबलेट्स हैं, और ये कहती है कि आप हमारी कंपनी की बनाई हुई इन टैबलेट्स को लेंगे तो आपको इन्फ्लुएंजा नाम की कोई बीमारी नहीं होगी। चलिए बहुत अच्छी बात है। साथ में इन्होंने ये भी कहा, न्यूज़पेपर में डाला इन्होंने, कि यदि, और हम जो प्रिस्क्रिप्शन बता रहे हैं ना कि एक गोली आपको सुबह लेनी है, एक दोपहर को लेनी है, एक रात को लेनी है, इस हिसाब से आपको लेनी पड़ेगी। और यदि उसके बाद भी आपको अगर इन्फ्लुएंजा नाम की बीमारी हो जाती है तो हम आपको 1,00,000 रुपए देंगे, जो कि हमने इस बैंक के अंदर डिपॉजिट कर रखे हैं। इस तरह से इन्होंने ऑफर दिया, ध्यान देना। तो ऑफर किसने दिया, कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ने। अब इस तरह का ऑफर आया तो एक लेडी थी कार्लिन नाम की, ओल्ड लेडी। जब इसने ये पढ़ा तो ये केमिस्ट की दुकान पे जाती है और जाके बोलती है, भैया ऐसी कोई दवाई है ये अखबार में जो आई है। हाँ जी मैडम, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल मैडम, आपको मिल जाएगा, दे दो बेटा। तो उसको वो दे दिया उन्होंने। अब दे दिया तो उन्होंने ली, जैसा इन्होंने बताया था, न्यूज़पेपर में ऐड दिया था इन्होंने, उसके हिसाब से उसने लेना शुरू किया। एक सुबह ले ली, एक दोपहर में ले ली, और एक रात को सोने के बाद। अरे सोने के बाद कैसे लेगी, सोने से पहले ले ली ना, तभी तो सोएगी वो। और उसने वो गोली ले ली। अब एक इन्फ्लुएंजा नाम की जो बीमारी है उसने इसको जकड़ लिया, यानी कि वो कार्लिल नाम की जो महिला थी वो उस बीमारी से बच नहीं पाई। जैसे तैसे करके वो उसको दूसरा कोई मेडिसिन कोर्स किया, उससे वो बची। उसके बाद उसने इस कंपनी के ऊपर केस फाइल कर दिया, सूट फाइल कर दिया। मामला जब ये कोर्ट में पहुंचा तो कंपनी वाले कहते हैं कि जज साहेब, हम तो इस कार्लिल नाम की इस ओल्ड लेडी को जानते भी नहीं है, हमने तो इसको कोई ऑफर नहीं किया। उन्होंने साफ मना कर दिया। तब इस मामले में कोर्ट ने कहा, आपके द्वारा न्यूज़पेपर में ये कहना कि जो कोई ये गोली खाएगा उसे इन्फ्लुएंजा नाम की बीमारी नहीं होगी, और हो जाती है तो हम उसे 1,00,000 रुपए देंगे जो इस बैंक में है, ये बिल्कुल शो करता है कि आपका इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप में बनने का था और आपने न्यूज़पेपर में दिया, इसलिए इसको जनरल ऑफर के नाम से जाना जाएगा। इसे जनरल ऑफर माना जाएगा। ये सब पब्लिक एट लार्ज को है, इसे कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। कंपनी वाले बोले, यार अब यहाँ तो हम बच नहीं पाए। तो कंपनी ने कहा कि सर एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। जज साहब ने कहा बोलो। बोले हमने जो बताया था कि एक सुबह लेनी है, एक दोपहर को लेनी है, एक रात को लेनी है, इन्होंने उस तरह से नहीं ली होगी। तो कोर्ट ने कहा कि जब आप कोई एक तरह का अगर प्रपोजल निकालते हैं और उसके अंदर बताते हैं कि इस तरह से ये चीज़ को फॉलो करना है, तो ये प्रिजम्पशन लिया जाता है कि सामने वाले व्यक्ति ने उसी के अनुसार ही कार्य किया था। और तुम्हारे द्वारा 1,00,000 रुपए जमा कराना बिल्कुल निर्धारित करता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट में बंधने वाले हैं और बंधना चाहते हैं, और इसने आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट में आप बंध गए, और कार्लिल बीमार हो गई, इसलिए मिसेस कार्लिल वॉज एंटाइटल्ड टू टेक द सम ऑफ 1,00,000 रुपीज। चलिए बिल्कुल ठीक है, क्लियर हो गया। अब एक बात आती है, एक केस और आता है, और यहां पर हम देखेंगे कि वैसे एक ऐसा केस है, बहुत ध्यान से सुनिएगा,
एक ऐसा केस है जो आपको जनरल ऑफर के अंदर भी आपको लगता है कि यार जनरल ऑफर में भी ये आ सकता है, और एक जो इसके बाद जो नेक्स्ट एसेंशियल एलिमेंट है कि ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू दी ऑफरी, यानी कि ऑफर जो किया गया है वो ऑफरी को कम्युनिकेट होना बहुत ज़रूरी है। ये पॉइंट मैं अब आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ, और यहाँ पर मैं एक केस लॉ भी आपको डिस्कस करूँगा, लेकिन उससे पहले आप ध्यान दीजिएगा जनरल ऑफर को लेकर के अगर एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी में ही टिक करना है, ये आप ध्यान रखना। सर वो आपने लिख रखा है तो हम तो उसी पे करेंगे ना, क्योंकि मैं अब आपको एक पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूं और उसमें केस लॉ है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त वाला। अब लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त वाला जो मामला है वो भी कुछ जनरल ऑफर जैसा है। तो आपके पास जब एग्जाम में पूछा जाए जनरल ऑफर से रिलेट करने वाला कौन सा मामला है, तो आप लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त पे मत कर देना, कार्लिल वाला अगर केस लॉ दे रखा है तो, क्योंकि लालमन शुक्ला गौरी दत्त वाले मामले को हम लोग कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर में प्रस्ताव की संसूचना के बारे में वहां पर जाके सेट करेंगे। एक चीज और, अगर ऑप्शन के अंदर ए प्लस बी करके दे रखा हो, यानी कि ये इसके साथ साथ लालमन वाला भी केस को डाल के दे रखा हो तो बात अलग है। अदरवाइज आप ध्यान दीजिएगा लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त वाला जो मामला है वो ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू दी ऑफरी के अंदर ही समझना। आइए चौथा पॉइंट, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, और कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर हम लोगों ने कल की क्लास में पढ़ लिया है, जिसको अभी आज जिसने ज्वाइन किया वो उसे देख सकता है। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरी, प्रपोजल, कोई प्रपोजल दे रहा है तो भैया जिसको दे रहा है उस तक कम्युनिकेट होना जरूरी है। बंद कमरे के अंदर कोई अगर ये कह दे कि भाई तुम मेरी कार खरीद लो, मैं 10,000 रुपये दूंगा, 10,000 रुपये के अंदर मेरी कार खरीद लो, मैं बेचना चाहता हूँ, किसको कहा तुमने? जिसको कहा क्या उसने सुनाई दिया? क्या उसे पता है कि तुमने ऐसा ऑफर दिया है? तो ऑफर कैसा कम्युनिकेट होना जरूरी है, क्योंकि प्रपोजल की डेफिनेशन सेक्शन 2A में दी हुई है और वहां पे हमने ये पढ़ा था, when a person signifies his willingness to another, signifies another, to declare, to indicate, to communicate। तो जब एक व्यक्ति ऑफर कर रहा है तो वो दूसरे को कम्युनिकेट होना बहुत जरूरी है, और इसमें केस लॉ लिख लीजिए लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। और अब इस केस लॉ की स्टोरी आपको मैं सुनाता हूं। इस केस लॉ की स्टोरी को मैं 2-3 तरीके से आपके सामने रखूंगा और आपको उसके आंसर्स देने होंगे, इसलिए इस स्टोरी को बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि लालमन शुक्ला कौन। तो देखिए लालमन शुक्ला गौरी दत्त का है सर्वेंट, ये इसका नौकर है, ठीक है। अब कहानी शुरू होती है। सर्वेंट आता है, उसने देखा कि उसका जो मालिक है वो आज बहुत उदास है। अक्सर उसके मालिक बहुत खुश मिजाज के हैं, हंसते हैं, लेकिन आज बहुत चिंतित है। वैसे तो वो उसको चिंतित कई दिनों से देख रहा था, कई दिनों से बोले तो एक दिन पहले भी वो इसी तरह से चिंतावस्था में थे, लेकिन नौकर की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मालिक से पूछ सके, मालिक कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। आखिर हिम्मत करके आज नौकर ने अपने मालिक से पूछा, मालिक क्या बात है, आप इतने दुखी क्यों हैं, इतने चिंतित क्यों हैं, बात क्या हुई? तब उसके मालिक ने कहा,
लालमन, मेरा भतीजा खो गया है, पता नहीं वो कहाँ चला गया, इसको लेकर के मैं बहुत दुखी हूं। लालमन ने कहा, मालिक आप तनिक भी चिंता ना करिए, छोटे बाबू आ जाएंगे। तो मालिक बोला, छोटे बाबू इतने भी बड़े नहीं है, छोटा ही है, वो बोल नहीं सकता, अपना एड्रेस वेड्रेस नहीं बता सकता। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, सुनो लालमन। जी मालिक। लालमन एक काम करो। जी मालिक आदेश करिए, मैं तो आपका सेवक हूं। अरे हाँ हाँ मुझे पता है, तुम एक काम करो, तुम जाओ और जाकर के मेरे भतीजे को ढूंढ के लाओ। मालिक आपके भतीजे की फोटो कोई हो तो हमें बताइए, क्योंकि मैंने तो उसे देखा नहीं है। हाँ हाँ ये लो। और मालिक गौरी दत्त ने अपने सेवक लालमन शुक्ला को अपने भतीजे की फोटो दे दी, जिससे कि वो पहचान कर सके कि इनका भतीजा कौन सा है, और चला गया उसको ढूंढने के लिए। आज गौरी दत्त और भी ज्यादा चिंतित हो रहे थे। क्यों? क्योंकि उसका भतीजा खोया सो खोया, उसके नौकर को जो भेजा था ढूंढने के लिए, उसका भी कोई अता पता नहीं है। आज 2 दिन हो गए, वो भी नहीं आया। मालिक ने सोचा एक काम करता हूं, मैं न्यूज़पेपर के अंदर एक ऐड निकाल देता हूं कि जो कोई मेरे बच्चे को ढूंढ के लाएगा उसे मैं 5,000 रुपये दूंगा। और मालिक ने न्यूज़पेपर के अंदर एक तरह का विज्ञापन निकाला कि जो कोई मेरे भतीजे को ढूंढ के लाएगा मैं उसे 5,000 रुपये दूंगा। अब आइए चलते हैं दूसरे सीन पे, कहाँ क्या हो रहा था। अब इस तरफ हम देखते हैं कि वो जो लालमन था, जो निकला हुआ था घर से ढूंढने के लिए अपने मालिक के भतीजे को, वो ढूंढ रहा है। और एक बार वो थक गया और वो चाय वाले की, समोसे वाले की दुकान पे बैठा हुआ है। ये सब इमेजिनरी है, आप इसको समझने की कोशिश करिएगा। और वो समोसा खा रहा है। समोसा बेचने वाले ने समोसा उसे अखबार के कागज पे रख करके दिया। बहुत ध्यान से सुनिए। लालमन ने वो समोसा पूरा खा लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि लालमन की निगाहें उस समोसे के कागज पर गई होगी जहां ये एडवर्टाइजमेंट लिखा हुआ है। यही सोच रहे हैं आप? क्या यही सोच रहे हैं? यही सोचा था क्या आपने कि लालमन ने समोसा खा लिया, उसके अखबार में उसको वो ऐड दिख रहा होगा? यही सोचा ना आपने? यस सर, यही सोचा आपने। कोई नहीं है, आपकी जो आपने सोचा उसको भी मैं गलत नहीं करूंगा, थोड़ी देर बाद उसको देखेंगे, ठीक है। अब उसने समोसा खाया और अखबार को फेंक दिया डस्टबिन में। अचानक उसके कानों में आवाज आती है रोने की, बच्चे की। वो जाकर के देखता है कि बच्चा तो वहीं पीछे ही झाड़ियों में कहीं बच्चा रो रहा था। उसने फोटो से उसका मिलान करा और देखा, अरे ये तो छोटे मालिक है। और उसने जाकर के उस बच्चे को उठा लिया। छोटे मालिक, छोटे मालिक। छोटे मालिक क्या बोलेगा? छोटे मालिक ऊ कर रहा है वो तो। उसको उठा करके और वो चला गया अपने मालिक के घर। मालिक, मालिक, क्या बात है? अरे मालिक खुशखबरी है। क्या क्या कैसी खुशखबरी? मालिक देखिए, छोटे बाबू को मैं ले आया। अरे तुम ले आए लालमन। और मालिक ने अपने भतीजे को बहुत प्यार किया। खुशी के आंसू उसके निकल पड़े और फिर वो उसे ले गया। लालमन, तुम 2 दिन से तुम कोई सूचना नहीं थी तुम्हारी? मालिक मैं ढूंढते ढूंढते थक गया था मालिक, लेकिन मुझे मिल गया। हाँ वो तो मुझे मालूम है। ऐसा करो लालमन, तुम अब घर जाओ। हाँ तुम बहुत थक गए होंगे, जाओ। और तुम्हारी 2 दिन की तुम्हारी छुट्टी मैं तुमको देता हूँ। जो आ गया मालिक। अब भाई साहब खेल तो अब शुरू होगा। जब लालमन अपने घर में गया, जाकर के उसकी पत्नी ने कहा, क्योंकि पत्नी अक्सर यही कहती है, लाओ पैसे, लाओ पैसे। पत्नी ने कहा, आ गए? हाँ आ गया। लाओ कुछ खाना वाना खिला दो, बहुत थक गया हूं। खाना तो खिला दूंगी, पैसे लाओ। अरे कोई होटल में आया हूं क्या? पैसे ही मैं 2 दिन से थका मारा हूं। ला कुछ खिला दे, क्या है? अरे वो तो दे दूंगी, 5,000 रुपए जो आपको मिले हैं मालिक की तरफ से, वो तो दीजिए। लालमन का दिमाग खराब।
लालमन बोला 5,000 रुपये कहां से लाऊंगा भाई। तब उसकी पत्नी ने न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाई, बोले ये देखो न्यूज़पेपर। लालमन ने देखा उस न्यूज़पेपर को, उसमें लिखा हुआ था कि जो कोई मेरे भतीजे को ढूंढ के लाएगा मैं उसे 5,000 रुपये दूंगा। लालमन का गुस्सा पहुंच गया 7वें आसमान पर। लालमन ने सोचा भलाई की तो कोई बात ही नहीं हुई, 2 दिन से हम उसको ढूंढने के लिए निकले हुए और हमने आज ढूंढ के लिया है, तो मालिक ने तो 5,000 रुपये घटा लिए, बताया नहीं। तब लालमन उसी समय वापस पहुंचा, मालिक मालिक। गौरीदत्त को आवाज सुनाई दी कि ये आवाज तो मेरे नौकर लालमन की है, बात क्या हुई। हाँ बोलो लालमन, क्या बात है। मालिक क्या बात है वो तो बाद में बताऊंगा, पहले नीचे आओ। गौरीदत्त को बड़ा बुरा लगा, बोला आज चिल्ला चिल्ली कैसे कर रहा है इस तरह से, नीचे आओ, ये क्या है। बोलो क्या बात है लालमन, इस तरह से कैसे बोल रहे हो। मालिक कैसे नहीं बोलूं, है मैं छोटे बाबू को ढूंढने के लिए 2 दिन से परेशान हुआ और आपने मेरे को 5,000 रुपये नहीं दिए। 5,000 रुपये किस बात के। बोले ये देखो न्यूज़पेपर, ये आप ही ने किया है ना। हाँ ये मैंने डाला था लालमन, जब तुम नहीं आए तो मुझे न्यूज़पेपर में डालना पड़ा कि जो कोई मेरे भतीजे को ढूंढ के लाएगा मैं उसे 5,000 रुपये दूंगा। तो मालिक आपने मुझे 5,000 रुपये नहीं दिए, 5,000 रुपये दो मेरे को। मालिक ने कहा ओ हेलो, नहीं देता कोई 5,000 रुपये, जा तू 5,000 रुपये थे को किस बात के दूं। बोले मालिक मैं भतीजा ढूंढ के लाया हूं, नहीं दूंगा। तो लालमन ने भी कह दिया ओके मालिक, आई विल सी यू इन द कोर्ट, मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूंगा। मालिक ने कहा ओके आई विल बी देयर, गो। ये लो, अब आप लोगों को मैसेज देकर के मुझे ये बताइए कि क्या लालमन उस 5,000 रुपये को प्राप्त करने के लिए एंटाइटल था। क्या लालमन को 5,000 रुपये वास्तव में देने चाहिए थे मालिक को। वेदर द लालमन इज एंटाइटल टू रिसीव द 5,000 रुपीज और नॉट। इसका जवाब जल्दी से दे दीजिए। इसका आंसर को अभी हम रोक देते हैं, लेकिन हाँ जो जो आप लोगों ने आंसर दिया है और जो आंसर नहीं दिए हैं उनके मन में ये चीज हो कि इसका आंसर यस होना चाहिए नो, वो अपनी कॉपी में लिख ले। तो यहां पर आंसर आया है, एक आया है यस सर मिलने चाहिए, तो आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए क्या कि लालमन शुक्ला इज एंटाइटल टू रिसीव 5,000 रुपीज। ऑब्वियसली, और सही बात है, आप भी बहुत कितनी दया से आपने ये वाली बात लिखी है कि हाँ यार भाई 2 दिन से बेचारा घूम रहा है, ढूंढ रहा है और आके ढूंढ के ले आया, तो 5,000 रुपये तो मिलने चाहिए ना। मालिक ने कहा था ना कि जो कोई ढूंढ के लाएगा उसे 5,000 रुपये मिलेंगे। लिख लीजिए यस सर मिलेंगे, और जो लिख रहा है कि नो सर नहीं मिलने चाहिए, अब वो क्यों नहीं मिलने चाहिए वो भी लिख ले। चलिए बताइए, जल्दी से आंसर दीजिए। जो नो सर कह रहे हैं कि सर नहीं मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए, जल्दी से रिप्लाई करें, क्यों नहीं मिलना चाहिए। लालमन शुक्ला को 5,000 रुपये क्यों नहीं मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए। अच्छा, अब आपने भी कह दिया कि नो सर। प्रीति राइट, नो सर नहीं मिलने चाहिए। क्यों नहीं मिलने चाहिए अब ये बताओ। पहले आपने कहा सर मिलने चाहिए, अब आप कह रहे हैं नहीं मिलना चाहिए। तो नहीं मिलना चाहिए तो क्यों नहीं मिलना चाहिए। कहते हैं ऑफर कम्युनिकेट नहीं हुआ, ऑफर कम्युनिकेट नहीं हुआ। ये आपने रिप्लाई दिया है कि उसके नौकर को ऑफर कम्युनिकेट नहीं हुआ। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। अगर आपका ये रिप्लाई है तो मैं अब अपनी स्टोरी के अंदर थोड़ा सा चेंज करूंगा और अब बताना वेदर लालमन शुक्ला इज एंटाइटल और नॉट। लालमन शुक्ला उसे ढूंढ रहा था और उसे बहुत भूख लगी, उसके पास 10 रुपये थे, तो उसने पूछा समोसे वाले से भैया समोसा कितने का है। बोला 10 रुपये का। बोला चलो यार एक समोसा ही खा लेता हूँ। लालमन ने कहा कि एक समोसा दे दो। लालमन को जब समोसा दिया कागज पे रखकर,
तो लालमन ने उस समोसे को पूरा खा लिया और पूरे खाने के बाद जैसे ही वो कागज को फेंकने वाला था, उसने कागज पे उसकी नजर गई और उस पर लिखा हुआ था, जो कोई मेरे भतीजे को ढूंढेगा तो उसे 5,000 रुपये मिलेंगे। अरे ये तो मेरे मालिक ने दिया है। अच्छा, अरे ये तो छोटे बाबू की फोटो है। जो कोई मेरे भतीजे को ढूंढ के लाएगा उसे 5,000 रुपये मिलेंगे। लालमन ने जब ये देखा और उसने कागज को अपनी जेब में रख लिया और बोला ठीक है। लालमन ने समोसा तो खा ही लिया था, 10 रुपये दे चुका था, उसके अंदर एनर्जी आ चुकी थी और उसने ढूंढना शुरू किया। अचानक एक बच्चे के रोने की आवाज़ आती है और लालमन जाकर के देखता है ये तो छोटे बाबू है। वो छोटे बाबू को गोद में उठाते हैं और सीधे अपने मालिक के पास पहुंचते हैं और कहते हैं मालिक यहाँ ये लो, छोटे बाबू ले आया। मालिक छोटे बाबू को बहुत प्यार करते हैं और उसको लेके जाते हैं। इतने में लालमन कहता है मालिक ठहरो, क्या बात है? जाओ लालमन, 2 दिन की मैं तुमको छुट्टी देता हूँ। मालिक 2 दिन की छुट्टी देते हो वो तो सब ठीक है, पर मेरे को पहले 5,000 रुपये दो। 5,000 रुपये किस बात के? ये देखो मालिक, मुझे पता था बात से मुकर जाओगे। एक कागज साथ में लेके आया हूँ, इसमें लिखा हुआ है जो कोई मेरे भतीजे को ढूंढ के लाएगा उसे 5,000 रुपये दूंगा। 5,000 रुपये दे दो। मालिक ने कहा तुझे कोई 5,000 रुपये नहीं दूंगा। तो लालमन बोला आई विल सी यू इन द कोर्ट, आई विल सी यू इन द कोर्ट। मालिक बोला ओके, आई विल बी देयर। अब बताइए, अब मेरा क्वेश्चन है, वेदर लालमन शुक्ला इज एंटाइटल्ड टू रिसीव 5,000 और नॉट? क्या लालमन को 5,000 रुपये के लिए एंटाइटल है या नहीं? यस ही इज एंटाइटल। ओह, तुम्हारे आंसर को जब मैंने देखा था कि ऑफर कम्युनिकेट नहीं हुआ तो मुझे लग ही रहा था कि तुम यही कहोगे। ओह, आपने भी कह दिया यस सर। अच्छा, उसको मिलने चाहिए 5,000 रुपीज। अच्छा, वेरी गुड। मैं इंतजार कर रहा हूं कि कोई ऐसा है जो नो सर कहेगा। प्रीति, आपने भी कह दिया यस सर, अब तो मिलने चाहिए बेचारे को 5,000 रुपये। सही बात है। और कोई है? और कोई आंसर देना चाहेगा? क्या लालमन को 5,000 रुपये मिलने चाहिए या नहीं? नहीं सर। ये आप अपने रिप्लाई में ये क्या करते हो? एक बार बोलते हो यस सर, फिर कहते हो नहीं सर। चेंज कैसे कर देते हो बार बार, इतना फ्लक्चुएशन? अब देखता हूं मैं, अब जिन्होंने यस सर बोला है क्या वो भी नो सर बोलते हैं क्या? एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं हुआ। पहले तो इसी चीज को क्लियर कर लो। देखो, जनरल ऑफर होता है ना। हाँ, गुड। ये वाली बात तो मैं आपको वहां भी बता भूल गया कि जब कंपनी ने ये कहा कि साहब हमको एक्सेप्टेंस तो मिला ही नहीं, तो कोर्ट ने यही कहती है कि जब आपके द्वारा कही हुई चीज को अगर सामने वाला कर देता है तो इट मीन्स एक्सेप्टेंस हो गया। आपने क्या कहा था? जो कोई मेरे भतीजे को ढूंढ के लाएगा 5,000 रुपये दूंगा। वो भतीजा ढूंढ के लिए आया, आ तो गया ढूंढ के, ले तो आया और दे तो रहा है। आप क्या सोच रहे हो कि वो 5,000 रुपये तब देगा? माली हेलो, क्या गौरी दत्त यहाँ रहते हैं? जी हाँ, मैं ही गौरी दत्त हूँ। जी, आपने वो ऐड निकाला था ना, 5,000 रुपये मिलेंगे उसको जो आके भतीजे को ढूंढेगा। हाँ जी बिल्कुल, लाइए 5,000 रुपये। अरे भैया, भतीजे को ढूंढ के लाने पर मिलेंगे। कहाँ है? ये रहा, पीछे से निकाल के दे दिया, ये लो। अरे मेरा बच्चा, आओ बच्चा, लाओ 5,000 रुपये, ये लो 5,000 रुपये। ये तो समझ में आया ना? तो आपने रीजन ऐसा क्यों दिया कि एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं हुआ? एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं हुआ। अरे उसने उसका वो काम कर दिया, वो ला करके दे दिया, हो गया ना पूरा। चलिए, अब मुझे लगता है आंसर पे आना पड़ेगा मुझे। तो यहां पर मेरा क्वेश्चन था कि क्या लालमन शुक्ला 5,000 रुपये के लिए एंटाइटल है? सॉरी सर, जनरल ऑफर है। इसलिए मैंने आपको उस समय भी बताया था ये जनरल ऑफर में लालमन शुक्ला को मत डाल देना। लालमन शुक्ला वाला जो केस है ये आपके एग्जाम में आएगा कम्युनिकेशन वाले में, कम्युनिकेशन टू बी कंप्लीट और नॉट। ये उस वाले मामले में लालमन शुक्ला वाला केस डालना, जनरल ऑफर में मत डालना। अब लालमन शुक्ला वाला केस में अब हम लोग आगे चलते हैं।
आप आंसर नहीं पकड़ पा रहे हो। तो सवाल था कि क्या लालमन शुक्ला इज एंटाइटल फॉर रिसीविंग, तो आपने कहा यस सर। मैंने पूछा क्यों, तो आपने कहा कि सर ऑफर कम्युनिकेट हो गया था। किसको ऑफर कम्युनिकेट हो गया था? सर उसको, लालमन को। कब हो गया था? सर याद करिए, आपने बताया था ना, जब वो समोसा खा रहा था, समोसा खा चुका था, फिर वो जैसे ही कागज फेंकने वाला था उसके अंदर उसने देख लिया, तो ऑफर कम्युनिकेट हो गया ना सर। बात तो सही है। और सर उसके बाद फिर उसने वो बच्चे रोने की आवाज आई, उस बच्चे को उठा करके उसको दे दिया, तो ये सर एक्सेप्टेंस भी कंप्लीट हो गया। तो सर इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन गया। तो सर 5,000 रुपये तो देने पड़ेंगे ना। अरे अभी हम इसी चीज को समझ रहे हैं, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेट, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेट, ऑफर कम्युनिकेट होना बहुत जरूरी है। तो सर हो गया ना। अभी मैं आपको इसका आंसर नहीं दूंगा, अब मैं आपको यहां पर एक और स्टोरी बना रहा हूं, अभी इसका आंसर नहीं दूंगा, ध्यान रखना इस बात का। आइए देखिए मालिक की हालत क्या हो रही है। अरे यार अभी तक कोई समाचार नहीं आया, लालमन का भी कोई समाचार नहीं आया, क्या करूं मैं? एक काम करता हूँ, न्यूज़पेपर में एक ऐड निकाल देता हूँ कि जो कोई मेरे इस भतीजे को ढूंढ के लाएगा उसे 5,000 रुपये मिलेंगे। हाँ ये ठीक रहेगा, शायद इससे मेरा भतीजा घर आ जाए। और उस सेठ जी ने न्यूज़पेपर में निकाल दिया, मालिक ने। अब वो अखबार में चला गया, अखबार सर्कुलेट हो गया। एक समोसे वाले की दुकान। सर आप फिर वही बोल रहे हैं, मैं बताऊं आगे की कहानी। मैंने कहा बता। सर लालमन शुक्ला वहां समोसा खा रहा होगा। अब लालमन शुक्ला समोसा नहीं खा रहा, अब की बार लालमन शुक्ला समोसा नहीं खा रहा है, अब की बार मिस्टर पोपट लाल समोसा खा रहा है। सर ये कौन? इमेजनरी नेम। सपोज मान लीजिए कोई पोपट लाल नाम का आदमी है जो समोसा खा रहा है। अब पोपट लाल नाम का एक आदमी समोसा खा रहा था, इतने में समोसा जब खत्म हो गया तो अखबार में उसने देखा, अरे ये क्या है, जो कोई मेरे भतीजे को ढूंढ के लाएगा उसे 5,000 रुपये मिलेंगे। अरे भाई वाह, 5,000 कमाई का साधन आ गया, बस इसके इस बच्चे को ढूंढना है। अरे ये आवाज कहां से आ रही है? अरे ये तो पीछे से आ रही है, जरा देखूं तो। अरे अरे ये तो वही बच्चा है, अरे ये तो वही बच्चा है जिसकी अखबार में फोटो है। अरे इसको मैं उठा लेता हूं और एड्रेस पे मैं पहुंच जाता हूं। और वो एड्रेस पे पोपटलाल उस बच्चे को लेकर के मालिक के एड्रेस पे पहुंच गया। टिंग टूं, गेट खोला। जी कहिए। जी मुझे गौरी दत्त जी से मिलना है। जी हाँ आइए बैठिए, होगा कोई? हाँ जी बोलिए, मैं ही गौरी दत्त हूँ। जी नमस्कार नमस्कार। जी ये बच्चा, अरे ये तो मेरा भतीजा है। जी हाँ मैं यही आपको देने आया हूँ, ये लीजिए। और सर 5,000 रुपये तो अब मुझे आप देंगे ना? ये न्यूज़पेपर में आपने ऐड निकाला था। तो मालिक बोलता है 5,000 रुपये, जाओ निकलो यहां से, नहीं तो धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा। तो पोपटलाल बोला आई विल सी यू इन द कोर्ट एज यूजुअल। मालिक ने कहा ओके आई विल देयर। मामला कोर्ट में पहुंचा। पोपटलाल ने सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे मैंने अखबार में देखा कि इनके बच्चे को कोई ढूंढ के लाएगा तो 5,000 रुपये मिलेंगे। मैंने उस बच्चे को ढूंढना शुरू किया, वहां मुझे आवाज आई, मेरे को वो बच्चा मिल गया, मैंने वो बच्चा उठाया और इनके दे दिया। अब ये मुझे 5,000 रुपये नहीं दे रहे। नाउ मेरा क्वेश्चन है, पोपटलाल इज एंटाइटल फॉर 5,000 रुपीज और नॉट? क्या पोपटलाल को 5,000 रुपये मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए? यस सर, रिप्लाई आया है एक कि सर मिलने चाहिए, मिलने चाहिए। यस सर, दूसरा भी रिप्लाई आ गया कि हाँ सर मिलने चाहिए। अब वक्त आ गया है कि पर्दा उठाया जाए, तो ध्यान से सुनिए, अब आंसर पे आ रहे हैं। मैंने जो एग्जाम्पल आपको पोपटलाल नाम के व्यक्ति का दिया था उसका जवाब है मिस्टर पोपटलाल इज एंटाइटल फॉर ₹5,000 एज अ रिवार्ड फ्रॉम द मालिक।
ये बात बिल्कुल सही है। अब सेकंड वाला सुनिएगा। जब समोसा खाने के बाद कागज में लालमन शुक्ला को उसकी ऐड दिखता है और बच्चा उसको मिलता है, वो ला के देता है, तब लालमन शुक्ला उसको पैसा, तब गौरी दत्त उसको पैसा नहीं देता है। आई विल सी यू इन द कोर्ट, मामला कोर्ट में पहुंचा और मैंने आपसे पूछा था वेदर लालमन शुक्ला इज एंटाइटल्ड टू रिसीव मनी और नॉट। तब आप लोगों ने कहा था यस सर वो भी एंटाइटल है। तो अब राइट आंसर है कि लालमन शुक्ला इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव द अमाउंट ऑफ ₹5,000। लालमन शुक्ला एंटाइटल नहीं है। क्यों नहीं है? और पोपटलाल एंटाइटल है, क्यों? इन दोनों में फर्क क्या है? अब मैंने आपको आंसर दे दिया है, आपको सिर्फ रीजन बताना है आखिर क्यों। लालमन शुक्ला इज नॉट एंटाइटल्ड फॉर रिसीव ₹5,000 बट पोपटलाल इज एंटाइटल्ड टू रिसीव ₹5,000। बताइए क्यों? क्यों? क्यों लालमन शुक्ला एंटाइटल नहीं है और पोपटलाल एंटाइटल है? इन दोनों में फर्क क्या हुआ? अगर आप आंसर नहीं दे सकते हैं तो आप बोले सर सॉरी, ताकि फिर मैं आपको बता देता हूँ रीजन क्या है। सर्च करना स्टार्ट कर दिया था। वेरी गुड, वेरी गुड, दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर। यहां पर आपको यह देखना है कि लालमन शुक्ला, अब मैं आपको बिल्कुल क्लियर बताता हूं। लालमन शुक्ला उस भतीजे को ढूंढने गया था तो किस कैपेसिटी से गया था? सर्वेंट की कैपेसिटी से गया था। जब गौरी दत्त ने लालमन शुक्ला को यह कहा कि जाओ मेरे भतीजे को ढूंढ के लाओ, तब उसने ये नहीं कहा था कि जाओ मेरे भतीजे को ढूंढ के लाओ, मैं तुम्हें 5,000 रुपए दूंगा। तो लालमन शुक्ला जो गया था ढूंढने, वो अपने मालिक के आदेश पर गया था। लेकिन जो पोपटलाल, जब पोपटलाल उसको ढूंढने के लिए गया तो उसने ऑफर को पढ़ने के बाद उसने एक्शन लिया। इसलिए पोपटलाल के द्वारा जो बच्चे को ढूंढने के लिए उसने कदम बढ़ाया था, वो ऑफर उसके पास कम्युनिकेट हो गया था, फिर उसने काम करना शुरू किया था। ये थी बात। तो ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेट टू दी ऑफरी। लेकिन लालमन शुक्ला सर्वेंट की हैसियत से था, वो पहले ही घर से निकल चुका था ढूंढने के लिए, इसलिए लालमन शुक्ला इज नॉट एंटाइटल्ड। और यहां पर यह मामला यही पूरा होता है। एक थोड़ा सा इसमें एक चेंज करें कि मान लीजिए, चलिए एक छोटा सा आपके सामने एक और चीज रखता हूं। एक सिचुएशन को बदलते हैं कि पोपटलाल को उसने पढ़ा, उसने देखा कि जो कोई इसको ढूंढ के लाएगा उसे 5,000 रुपये मिलेंगे। उसने पढ़ लिया, देख लिया, उसने कहा हाँ यार चलो ठीक है, इसके बच्चे को ही ढूंढ लेते हैं, कम से कम कुछ तो कमाई होगी, और जेब में रख लेता है फोल्ड करके। थोड़ा सा चेंज है इसके अंदर, है ना। वो ढूंढ रहा है उसको, अचानक जोर से आवाज आती है कार की, हॉर्न की, कार के हॉर्न की। उसने मुड़ करके देखा कि अच्छा, कि वहां भीड़ हो गई है और एक एक्सीडेंट हो गया है। उसने कहा ये एक्सीडेंट हो गया, क्या बात हो गई, देखूं तो सही। वो वहां भागता हुआ गया और भागते हुए देखा उसने एक बच्चा जो है एक्सीडेंट में नीचे गिरा पड़ा है। उसने देखा अरे ये क्या, ये तो बच्चे के खून काफी बह रहा है और लोग तो वीडियो बना रहे हैं, ऐसे नहीं इस बच्चे को उठा करके हॉस्पिटल पहुंचाएं। उसको दया आ गई, उसने उस बच्चे को उठाया और लेकर के हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल जाकर के उसका इलाज करवाया, मरहम पट्टी करवाई। डॉक्टर ने कहा खतरे से ये बाहर है, ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है, अब बच्चा बिल्कुल ठीक है। उसकी पट्टी वट्टी करवा के उसने उस बच्चे से पूछा कि बेटा तुम ऐसे कैसे चलते हो, देखो कार ने तुमको टक्कर मार दी, चलो बताओ तुम्हारा घर कहाँ है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। उसने कहा कि अंकल मेरा घर ऐसे ऐसी जगह ये है। बोले ठीक है चलो। वो उसको लेके चला गया। ले जा करके उसने उसके पापा को बोला,
बोले कि भाई साहब ये आपका बच्चा है, वहाँ एक्सीडेंट हो गया था और ये मैं इसकी मरहम पट्टी कराया हूँ, डॉक्टर ने कहा कोई चिंता की बात नहीं, आप इसे लीजिए। तो वो बोला भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इस कलयुग में आप जैसे इंसान कहाँ मिलेंगे साहब, लोग तो वीडियो बनाने लग जाते हैं, आपने तो मरहम पट्टी करवाई, घर ले आए। हाँ साहब ये लीजिए। और उसने उसको बच्चे को दे दिया, धन्यवाद कह के वो भी चला गया और वो अपने बच्चे को लेके अंदर चला गया। तेरी उसको बाद में याद आया, अरे यार ये लड़का तो मैंने कहीं देखा है। अचानक उसने जेब से कागज निकाला, अरे ये तो वही लड़का था जिसको पहुंचाने में 5,000 रुपए इनाम मिलेगा। अरे एड्रेस भी यही है, मैं भी आया यही हूं। अरे यार कमाल है, इसने मुझे 5,000 रुपए नहीं दिए। उसने वापस गया, उसने डोरबेल बजाई, डोरबेल बजा के बोलता है, बोले साहब 5,000 रुपए तो दो। बोला किस बात के? बोला आप ये देखिए ऐड आप ही ने निकाला है ना। हाँ मैंने ही निकाला है, तो 5,000 रुपए दो, मैं आपके बच्चे को लेके आया हूं। उसने कहा नहीं देता जा, नहीं देता जा यहां से। आपको भी लग रहा होगा ये मालिक तो बड़ा खराब है, एक तो उसकी मरहम पट्टी करवाई बच्चे की, उसको लेके आया है और 5,000 रुपए नहीं दे रहा इसको। बोला नहीं दूंगा। फिर वो पोपटलाल बोला आई विल सी यू इन द कोर्ट, और उसने क्या कहा, आई विल बी देयर। ओके, मामला कोर्ट में पहुंचा। कोर्ट में जाकर के पोपटलाल ने सारी स्टोरी सुना दी। अब आपको फैसला करना है, क्या पोपटलाल इज एंटाइटल फॉर ₹5,000 और नॉट। अब आपको बताना है, बस ये लास्ट है। बताइए बताइए बताइए, क्या वो एंटाइटल है या नहीं। आप लोग तो बड़े दयावान हैं सबके सब, उसको दिलवाना ही चाहते हैं आप कि हाँ नहीं सर और क्या सर। बेचारे ने कैसे तो ढूंढा उसको। और कोई आंसर दें, अगर यस सर है तो यस सर लिख करके दें कि हाँ सर बिल्कुल मिलेगा, तो पता तो चले। मैं आपको आंसर देता हूँ इसका। मिस्टर पोपटलाल is not entitled for receiving any amount of 5,000 rupees. सर क्यों? क्योंकि आप मेरी इस प्रॉब्लम को जो मैंने आपके सामने रखता हूं उसे आप पूरी तरह ढंग से सुनते नहीं हैं, और यहाँ वो एंटाइटल नहीं है। क्यों नहीं है? सवाल ये आता है क्यों नहीं है। क्योंकि पोपटलाल जिस समय बच्चे को एक्सीडेंट के बाद उठा रहा था तो उसके दिमाग में ये कतई ये चीज़ नहीं थी कि मैं इस बच्चे को उसके पास दूंगा और उससे पैसा लूँगा क्योंकि मेरे पास ये एडवर्टाइजमेंट रखा हुआ है। वो उस बच्चे को उठाता है, हॉस्पिटलाइज करता है, वहाँ उसकी मरहम पट्टी होती है, फिर उसको उसके घर छोड़ता है। तब तक उसके दिमाग में ये वाली बात नहीं थी, वो जानता ही नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूं। उसका इंटेंशन ये था ही नहीं, वो तो बच्चे को उसके माता पिता तक पहुंचाने के लिए ही आया था। उसने उस बच्चे को इसलिए उठाया था क्योंकि वहां कोई सब लोग वीडियो बना रहे थे, कोई उसकी मरहम पट्टी नहीं करवा रहा था। उसको लग रहा था ये बच्चा अगर उठा के मैं हॉस्पिटल लेके नहीं गया तो ये मर जाएगा। बाद में उसे याद आता है कि मैंने तो ये बच्चे को पहुंचा दिया। तब कोर्ट यहां पर ये कहता है कि उस वक्त आप इस बात को भूल चुके थे, आपको ये वाली बात बिल्कुल भी ध्यान नहीं थी कि आप जो कर रहे हैं वो ऑफर की कॉम्प्लायंस कर रहे हैं। आप एक सभ्य नागरिक की तरह काम कर रहे थे। उस ऑफर की कॉम्प्लायंस आपके दिमाग में थी नहीं, आपके दिमाग में ये बात थी नहीं कि ये बच्चा तो वही है जिसकी फोटो मैंने अभी अभी देखी है, जिसमें 5,000 रुपए मिलेंगे। इसलिए मिस्टर पोपटलाल इस एग्जाम्पल में एंटाइटल नहीं है। और अब आज की क्लास को मैं यहीं ओवर करता हूं, लेकिन हम कल फिर क्लास में मिलेंगे 5:30 बजे। लेकिन आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है। आपको जो ये मैंने वाली स्टोरी सुनाई है ना, लास्ट वाली, आपको ये कौन सा केस लॉ है ये सर्च करना है। अब आप सोचेंगे कि कोई एक्सीडेंट हुआ होगा, बच्चा वहाँ गिर गया होगा, ऐसा नहीं है, ये तो इमेजिनरी एक कहानी है।
लेकिन ये है मेन बात कि एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द एक्ट ही वॉज नॉट अवेयर अबाउट द ऑफर। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कोर्ट ने यही कहा था उस समय उसे ऑफर का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, उसकी कॉम्प्लाइंस नहीं करी थी, उसने बच्चे को ले आया लेकिन ऑफर को ध्यान में रखते हुए लेके नहीं आया था, इसलिए वो एंटाइटल नहीं है। आपको ढूंढना है वो कौन सा केस लॉ है जिसके अंदर इस तरह की बात कोर्ट ने कही थी। क्लास को मैं यही ओवर करता हूँ और कल एज यूजुअल 5:30 शाम को हम लोग वापस क्लास में जुड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।